दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। क्रिमिनल क्राइम करते हैं और उनको पता है क्राइम के बाद पुलिस आएगी और पुलिस जो क्राइम सीन है उसको देखेगी और उसके बाद वो पता लगाएगी कि हमने यहाँ पर क्या क्या करा है और हमने किस तरीके से हत्याएं करी हैं। और ये सोचकर वो एक नकली क्राइम सीन बनाते हैं। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि अब अपराधी भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनको पता है कि जब पुलिस आएगी तो क्राइम सीन को देखेगी और जो भी सबूत वहाँ पर दिखेंगे उसी के आधार पर हमें पकड़ेगी। और क्यों ना पुलिस को किसी और दिशा में किसी और रास्ते पर भटका दिया जाए, वो ट्रैक ही अलग हो जहाँ पर पुलिस जाए और हम अलग ट्रैक पर चले जाए और सारी ज़िंदगी हमने जो हत्याएं करी है, जो लूटपाट करी है, हम उसके मज़े लें और पुलिस सारी ज़िंदगी भटकती रहे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो बहुत सारी क्राइम स्टोरी हैं और बहुत सारे क्राइम शो हैं, ये कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक नकली क्राइम सीन किस तरीके से बनाया जाता है। इस कहानी में पूरा बाखूबी ये बताया गया है। कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की और दिल्ली में एक इलाका है, बहुत पॉश इलाका, बहुत महंगा इलाका है, बसंत विहार। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में ही है। वहाँ पर एक दंपत्ति रहा करते थे जिनका नाम था शशि माथुर जो महिला थी और विष्णु माथुर जो पुरुष थे। और ये दोनों बुजुर्ग थे। जो इनकी बेटी थी, इनकी शादी हो गई, वो कहीं और रहती थी। और एक नर्स कहो या एक काम करने जो उनकी हेल्प करती थी, काम में खाना बनाना, इनको टाइम से दवाई देनी। तो एक लड़की करीब 20-22 साल की जिसका नाम था खुशबू नेटियाल, ये उनकी सेवा में वहाँ पर रहती थी। रोज़मर्रा की तरह ये खुशबू नौटियाल सुबह को अपने काम पर जाती है और जाकर देखती है जो माथुर दंपत्ति का जो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, उसका गेट खुला हुआ है। वो थोड़ी चौंकती है क्योंकि गेट ज़्यादातर दिल्ली में सबके बंद ही रहते हैं। वो अंदर जाती है और अंदर जाकर बहुत तेज़ चीखती है और चीखते चीखते वो बाहर आती है। उसकी चीख सुनकर जो पड़ोसी हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतना क्यों चीख रही हो। तो कहती है आप अंदर आओ। और वो बदहवास सबको लेकर अंदर जाती है। तो वहाँ पे जाकर देखते हैं बेडरूम के अंदर जो शशि और विष्णु माथुर हैं, उनकी किसी ने चाकू से बहुत बेदर्दी से गोद गोद कर उनकी हत्या कर दी है और पूरा जो उनका बेड है वो खून से लथपथ है। और किचन के अंदर जो एक उनकी नौकरानी थी, जो मैड थी, जो खाना वगैरह बनाती थी, एक उसकी लाश उसके अंदर पड़ी हुई है। उसको भी चाकू से गोद कर ही किसी ने मारा है। तो ये जो नर्स थी जो अपने टाइम से जाती थी और वहाँ पर जाकर ये तीनों चीज़ देखती है, आनंद फानन में पुलिस को फ़ोन करा जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है और देखती है कि वहाँ पर 3 लाशें, एक खुशबू नौटियाल और शशि माथुर, विष्णु माथुर, 2 की बेडरूम में और 1 की किचन में लाशें मिलती। और पुलिस बॉडी उठाती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और उसके बाद पुलिस क्राइम सीन को उसकी जांच पड़ताल करनी शुरू करती है अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो वहाँ पर देखती है जो खुशबू नौटियाल का जो रूम है, वहाँ पर 2 गिलास हैं दारू के, उसके अंदर आधा आधा गिलास शराब भरी हुई है दोनों गिलास में, और कुछ बीड़ियाँ हैं, कुछ पी हुई और कुछ बिना पी। और 2-3 चीज़ें पुलिस को ऐसी लगती हैं वहाँ पर। और एक जो उसका तकिया था खुशबू नौटियाल का, उसके तकिए के नीचे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें रखी हुई। अब ये चीज़ देखती है तो पुलिस को यही लगता है, क्योंकि जो गेट था वो उस पर कोई फोर्स एंट्री के कोई ऐसे मार्क नहीं थे कि ज़बरदस्ती गेट को तोड़ा गया हो या गेट के साथ कोई ज़बरदस्ती करी गई हो। तो पुलिस को लगता है कि जो भी अपराधी हैं ये खुशबू नौटियाल के जानने वाले थे। तो जाहिर सी बात है उसने गेट खोला है और गेट खोलने के बाद में फिर इन जो 2 अपराधी थे, वो क्योंकि 2 गिलास थे तो पुलिस ने आइडिया लगाया कि वो 2 आदमी थे। और तीसरी जो खुशबू थी, इन तीनों ने वहाँ पर बैठे हैं, शराब पी है या जो भी है ये ऐसी करी है, और बीड़ी पी है, सिगरेटें पी हैं, शराब पी है। और उसके बाद शामिल ये खुशबू भी होगी उस सीन में। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सब लूटा होगा तो उनकी नीयत ख़राब हो गई होगी और उन्होंने माथुर और शशि माथुर के साथ साथ में खुशबू को भी मार दिया। जो क्राइम सीन से यही लग रहा था, क्योंकि जो उनकी अलमारियाँ थीं और जो उनके हाथ की अंगूठी थी या चैन थी, तो सीधी साधा ये लग रहा था कि ये लूटपाट के लिए बदमाश घर आए हैं
जो खुशबू के जानने वाले थे, जो उनका खाना वगैरह जो उनकी सेवा करती थी, और इस तरीके से ये लूटपाट हुई है। अब क्योंकि जो शशि माथुर और विष्णु माथुर थे, इनकी एक बेटी थी, उसको खबर करी जाती है, बेटी आती है, रोती है, चिल्लाती है और देखती है कि उसके दोनों माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो पुलिस सीधी सी बात है बेटी से जानकारी लेगी कि क्या इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, या कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मसला था, या कोई भी ऐसी कोई पुरानी से पुरानी कोई ऐसी बात हो, या किसी का कोई पैसे का कोई ऐसा लेन देन था। तो बेटी खूब सोचती है, दिमाग लगाती है, लेकिन कोई भी वो ऐसी बात पुलिस को नहीं बता पाती जिससे पुलिस को कोई इसमें हेल्प मिले हत्यारों को पकड़ने में। अब पुलिस सारी जो जांच थी वो उसको बताती है कि क्या क्या मिला है, हमें ये सारी चीज़ें मिली है। तो यही लगता है, उसकी बेटी भी यही बेटी से पूछा जाता है कि आप देखो घर के अंदर से क्या क्या चोरी हुआ है। तो बेटी घर में जाती है, सारी चीज़ें चेक करती है, तो वो बताती है पुलिस को कि जो जेवरात थे वो नहीं है, और 98,000 रुपये 98,000 जो रखे हुए थे वो नहीं है, और जो चैन और अंगूठी वगैरह जो उन्होंने पहनी हुई थी माता पिता ने, वो भी नहीं है, और घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, और जो भी घर के अंदर था उन्होंने उसको पूरी तरह लूटने की कोशिश करी। तो उसको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे है। तो उसको भी यही लगता है, उसका जो उनकी बेटी थी, कि सब जो खुशबू की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। खैर पोस्टमार्टम होता है और उसके अंदर वही चाकू से हत्या का सामने आता है, और बॉडी उसको सौंप दी जाती है उनकी बेटी को, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और बेटी अपने ससुराल चली जाती है, और क्राइम सीन को वहाँ पर एक सील कर दिया जाता है। अब पुलिस इसी दिशा में काम कर रही है। जो खुशबू के परिवार हैं, या उसके जानने वाले हैं, या उसका जो किसको कॉल करती थी, उसके यार दोस्त, या उसके कोई जानने वाले, या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, कौन है। तो पुलिस की जो पूरी की पूरी जांच है वो खुशबू नौटियाल की तरफ ही घूम रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी हुआ है इसी को, और बाद में इसको धोखा देकर उन्होंने खुशबू को भी मार दिया है। लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें इशारा उसी की तरफ कर रही हैं, लेकिन मिल पुलिस को कुछ नहीं रहा है वहाँ से। अब पुलिस परेशान कि सारी चीज़ें, सारे उसके दोस्त होते हैं, जो भी उसके घर वाले हैं, या उसके कोई रिश्तेदार हैं, या कौन उससे मिलने आया है, सारी चीज़ें पुलिस देख रही है, लेकिन वहाँ से कुछ पुलिस को मिल नहीं पा रहा है। इधर पुलिस बेटी को फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि देखो तुम्हें अगर ऐसा कुछ याद आता है तो तुम बताओ। तो कुछ दिन बाद पुलिस को जो माथुर है उनकी बेटी का फ़ोन आता है, और वो बताती है कि मेरे जानकारी में एक बात है, पता नहीं वो आपके किसी काम आ सकती है, नहीं आ सकती है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। तो पुलिस उसको बुलाती है और पूछती है बताओ क्या है। तो कहती है कि जो मेरी मम्मी थी वो दिल्ली की एनडीएमसी में, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट होता है, उसमें मेरी मम्मी की जो शशि माथुर है इनकी जॉब थी, और वहाँ पे एक इनकी दोस्त थी, इनकी फ्रेंड थी शहरावत। तो वो शहरावत आंटी कभी कभी मेरी मम्मी से मिलने के लिए आती थी, काफ़ी दिनों बाद। ऐसा नहीं है वो भी रोज़ आती थी, कभी कभी वो आती थी, उनके अलावा वहाँ पर कोई नहीं आता था। लेकिन जो ये जो घटना है ये 23 जून की है। तो बता दी कि 17 जून को जो शहरावत आंटी है उनकी बेटी है प्रीति शहरावत। क्योंकि प्रीति शहरावत मम्मी पापा के पास आई थी किसी काम से, और वो रात को वहीं रुकी थी। 17 को आई थी, मतलब 18 को गई थी वो, और सब कुछ ठीक ठाक था। वो आई भी बड़ी खुशी खुशी थी, और उसके बाद फिर सुबह को पैर छू के और बहुत आदर के साथ उसको विदा करा गया। तो एक ये चीज़ हुई है, और इसके अलावा ऐसा कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कोई इनसे कोई मिलने के लिए आता है या नहीं आता है। अब ये सारी चीज़ सुनने के बाद अब पुलिस को एक चीज़ मिल गई। अब पुलिस सारी सीसीटीवी देखती है किसी के अंदर, तो जो 17 तारीख की जो फुटेज है उसमें दिखती है, वो आ रही है, वो गई है। उसके बाद फिर जो 23 जून का जो रिकॉर्डिंग होती है तो पुलिस उसको चेक करती है। तो उसमें पुलिस देखती है कि एक जो आदमी है, 2 आदमी उसके अंदर आ रहे हैं। क्योंकि पहले तो पुलिस को यही लग रहा था कि 2 जो व्यक्ति हैं वो आए हैं और गए हैं, लेकिन जब बेटी से बात होती है, प्रीति से, जो उनकी शशि माथुर की बेटी से जब बात होती है, तो फिर पुलिस उस वीडियो को, सीसीटीवी फुटेज की जो क्लिप थी उसको बड़े ध्यान से देखती है, और उसमें देखती है कि उसमें एक महिला है और एक पुरुष है। और पुरुष ने तो हेलमेट लगाया हुआ है, और जो महिला है उसने स्कार्फ से अपना मुंह कवर किया हुआ है। अब पुलिस प्रीति का फ़ोन नंबर लेती है और उसको फ़ोन करती है, तो वो स्विच ऑफ आता है। अब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आना पुलिस के लिए ऐसे है जैसे कोई लॉटरी लगना। अगर पुलिस कितनी भी इंक्वायरी कर रही है, कोई भी केस चल रहा हो, किसी भी हत्या का हो, डकैती का हो, कैसा भी हो,
अगर सबके फ़ोन मिल रहे हैं और सब उससे पुलिस से बात कर रहे हैं तो पुलिस का काम अधूरा है। लेकिन अगर बाई चांस किसी का भी फ़ोन स्विच ऑफ आ गया तो एक चमक, एक मुस्कुराहट पुलिस के चेहरे पर आ जाती है कि उनको लगता है कि हमारा काम एक तरीके से कुछ हद तक हो चुका है। अगर इसका स्विच ऑफ है तो ज़रूर ये संदिग्ध है, भले ही बाद में पता लगे कि उसकी बैटरी डाउन थी या कुछ भी। तो यहाँ पर जो एक प्रीति सहरावत होती है, इसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस फ़ौरन उसके घर पे जाती है और वहाँ पता वहाँ सारी चीज़ें चेक करती है, लेकिन वो वहाँ पर पुलिस को मिलती नहीं है। अब जो ये माथुर दंपत्ति थे, इनके जितनी भी चीज़ें चुराई गई थी, गोल्ड है, पैसा है, साथ में इनके दोनों के फ़ोन भी वो अपने साथ ही ले गए थे, जिसके अंदर कोई उनके समझ में ये होगा कि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह पुलिस चेक नहीं कर पाएगी अगर हम इनको ले गए। या यूपीआई में जो बैंक जो पेटीएम से या लिंक होते हैं फ़ोनपे से, तो उनको लगा होगा कि इसमें से ही हम पैसे निकाल लेंगे। तो उन्होंने वो वहीं पर स्विच ऑफ करे और वो वहाँ से चले गए। अब पुलिस ने 3 मोबाइल नंबर इस सर्विलांस पे लगा दिए, शशि माथुर का, विष्णु माथुर का और साथ में खुशबू नोटियाल का। और ये 3 फ़ोन ये थे और चौथा था जो प्रीति सहरावत थे। ये 4 के 4 फ़ोन पुलिस ने सर्विलांस पे लगाए हैं और पुलिस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर इनमें से कोई फ़ोन चालू होता है तो हम एक तरीके से पकड़ लेंगे। और दूसरा जो प्रीति सहरावत है उसकी धरपकड़, जो भी उसकी सर्चिंग है, पुलिस की टीमें अपना भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, पूरा दिमाग लगा रही हैं कि ये कहाँ पर मिलेगी। इसी बीच गुरुग्राम के एक होटल में जो शशि माथुर है, इनका फ़ोन ऑन होता है और मुश्किल से 20-30 सेकंड के लिए ऑन होता है और फिर वो एकदम स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन लोकेशन जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर फ़ोन सर्विलांस पे लगे होते हैं, तो जैसे ही ऑन होता है तो सीधी सी बात है वो नेटवर्क पकड़ लेगा, जो भी वहाँ का टावर होगा और उसमें वो उस टावर से वो ये पता चल जाएगा कि ये इस इलाके में ये फ़ोन है, भले ही अब वो स्विच ऑफ हो गया। अगर वो वहीं पर हैं, अगर उन्होंने स्विच ऑफ करके वहाँ से चले गए तो फिर तो बात ही नहीं है। अब पुलिस फ़ौरन, क्योंकि दिल्ली से मिला हुआ ही गुरुग्राम है, फ़ौरन पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर देखिए वो सारा होटलों का इलाका है। अब पुलिस को यही लगता है कि हो ना हो ये किसी न किसी होटल में। तो प्रीति के जो फ़ोटो वगैरह होते हैं सीसीटीवी में होते हैं और जो कुछ उन्होंने पुलिस ने घर से बरामद करे होते हैं उसके, तो वो सारे होटलों को दिखाए जाते हैं और वहाँ पर जो मुखबिर हैं उनको दिखाए जाते हैं कि ये देखो किसी अगर होटल में रुके गए। तो एक होटल से प्रीति सहरावत गिरफ्तार कर ली जाती है और वहाँ पर एक जो पुरुष होता है उसके साथ उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर ली थी और उसका नाम होता है मनोज भट्ट। तो मनोज भट्ट और प्रीति सहरावत दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेकर आती है वसंत विहार में और उनसे पूछताछ करती है कि अब उनके पास मना करने का तो कोई कारण था ही नहीं, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन पुलिस ने उनके साथ बरामद कर लिए, जो शशि माथुर हैं और विष्णु माथुर हैं। दूसरा जो ज्वेलरी है, जो उनकी अंगूठी है, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली। तो जाहिर सी बात है ऐसे टाइम पे जो और सीसीटीवी फुटेज की जो क्लिप है वो भी है, तो ऐसे टाइम पे पुलिस को ज़्यादा उनको सख्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बस सारी चीज़ें दिखाई और वो भी कोई हिस्ट्री शीटर ऐसे थे नहीं और वो उस बात को कबूल कर लेते हैं कि हाँ हमने ही ये सब क्या है। तो फिर पुलिस पूछती है कि तुमने कैसे करा, तो बताती है कि हमने कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस करा था और उसमें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और कर्जा होने के बाद हम बहुत परेशान रहने लगे और हमने लूट की योजना बनाई और उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम किसको लूटें, कहाँ लूटें। तो कई बार जैसे मम्मी आती थी एनडीएमसी में, जो उनकी दोस्त थी, तो कभी कभी मुझे भी अपने साथ लेकर आती थी शशि माथुर के यहाँ पर। तो मैं वहाँ पर 17 जून को सिर्फ इसीलिए गई थी कि ये देखना चाहती थी मैं कि वहाँ पर कौन कौन है और आसान टारगेट हमारा क्या रहेगा, क्योंकि दोनों ही बुज़ुर्ग थे और एक नौकरानी थी वहाँ पर। हमें जो भी करना था नौकरानी के साथ थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी और जो बुज़ुर्ग हैं उनको तो हम वैसे ही मार देंगे। तो एक चाकू खरीदते हैं और उसको लेकर वहाँ पहुँचे और वहाँ पे 17-18 तारीख को वो बोलती है कि मैंने पूरी रेकी करी और रेकी करने के बाद मैंने सारी चीज़ें देखी। तो वहाँ पर बस वो 3 ही थे, क्योंकि जो नर्स थी वो अपने घर चली जाती थी। वो जिसने आकर सुबह को देखा, जिसने जिसने चीखी चिल्लाई थी, वो घर चली जाती थी और ये 3 ही पूरी रात वहाँ पर रुकते थे, रहते थे अपने घर पे। तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट टारगेट है वो यही रहेगा और मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी गोल्ड पहना हुआ था और वो मुझे लगा कि जो इतने अच्छे इलाके में रह रहे हैं, पॉश इलाका है, तो ज़ाहिर-सी बात है इन घर के अंदर से कुछ कैश भी मिल जाएगा और जो मोबाइल में इनके पैसे होंगे वो भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन उसमें गलती ये हुई कि ट्रांसफ़र उनको उसी वक्त कर लेने चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम फ़ोन ऑन थे। अगर वो ट्रांसफ़र करते तो ये भी ज़रूरी है, ट्रांसफ़र हो भी जाते, क्योंकि पिन होता है, जो जब पिन होगा तभी तो ट्रांसफ़र होंगे। खैर जो भी वो, ये उनकी सोच थी, लेकिन ये सब ऐसा हो नहीं पाता। उसके बाद
क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी क्राइम स्टोरी और क्राइम एपिसोड वगैरह देख रखे थे और उनको पता था कि पुलिस सारी चीज़ें चेक करेगी, तो उन्होंने सोचा कि हम कोई ना कोई यहाँ पर कुछ इस तरीके की कोई ऐसी फ़िल्म बना के, ऐसा कोई सीन क्रिएट करके जाएँ, जो पुलिस सारी ज़िंदगी भटकती रहे और हमें कभी पकड़ ना पाए। तो उसके लिए हमने यही सोचा कि जो खाना बनाने वाली जो लड़की है, उसका हम दिखाते हैं, उसका कैरेक्टर उसका लूज़ है और किस तरीके से यहाँ पर जो आपत्तिजनक चीज़ें उसके तकिए के नीचे रख दी हमने कुछ, और जो शराब के गिलास और वहाँ बीड़ी बीड़ी इसीलिए डाली थी कि जो इसी लेवल के लोग बीड़ी पीते हैं, तो हमने वहाँ पे बीड़ी डाल दी कुछ जला के, कुछ वैसे ही, और इस तरीके से हमने वहाँ पर पूरा क्राइम सीन कर दिया और हमने सबको मारा। और वहाँ से, और जो बाइक थी, तो बाइक उन्होंने वो वहाँ पर अपार्टमेंट तक बाइक लेकर ही नहीं आए, उसका बाइक को काफ़ी पहले ही उन्होंने बाइक को वहाँ पे खड़ी कर दिया, जिससे किसी कैमरे में उसके नंबर ना आ पाए। क्योंकि इंसान एक बार को अगर देख गया तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये वो है नहीं है, लेकिन जो गाड़ी का नंबर है उससे तो एकदम पकड़े जाएंगे। तो गाड़ी मनोज भट्ट की ही थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो बाइक को ही अपनी दूर खड़ा करा और हेलमेट लगा ही रखा था। तो इस तरीके से उन्होंने इस हत्या को और ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया, जिसको दिल्ली पुलिस ने बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ एक छोटे से क्लू से, जो मोबाइल ऑन हुआ और उसके बाद ऑफ हुआ, क्योंकि जब उनसे पूछा गया तुमने मोबाइल ऑन क्यों करा, तो उनका जवाब यही था कि वो सिर्फ ऑन इसीलिए करा गया था कि उसके अंदर जो पेटीएम है या फ़ोन पे है, हम उससे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर लें, हो सकता है उनके अकाउंट में भी कुछ पैसे हैं। और उन्होंने होटल के कमरे के अंदर ही वो ऑन करा, और जिससे कि पुलिस को उनका सुराग मिला और पुलिस फ़ौरन गुरुग्राम जाती है और दोनों को अरेस्ट करती है। और किस तरीके से, अभी एक चीज़ में ये भी है कि हमारा एक दूसरे से बात करना या मिलना जुलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बेटी की शादी हो चुकी है, तो हो सकता है 8 दिन भी फ़ोन ना करे, महीने फ़ोन ना करे, 2 महीने फ़ोन ना करे, लेकिन रोज़ फ़ोन करने का ये फ़ायदा है कि जिस वक्त प्रीति सहरावत 17 जून को उनके माँ बापों के घर आई थी, तो वो माँ बेटी की बात होती है और वो बताती हैं कि आज जो है प्रीति सहरावत आई हुई है और उसको कुछ काम था और रात यहीं पे रुकी है, और सुबह को फिर वो बड़े आदर सम्मान के साथ हमने उसको विदा किया है। तो ये चीज़ अगर वो अपनी बेटी को ना बता पाती या उनसे उनके आपस में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं होता, तो ये चीज़ ना खुलती, और अगर खुलती भी तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें काफ़ी टाइम लगता, क्योंकि पुलिस इधर-उधर ही घूमती रहती है, उसकी तरफ किसी का दिमाग ही नहीं जाता। जो कभी साल 2 साल में या 6 महीने में एक बार आ रहा है तो कहाँ, और वो बताने वाला रहा नहीं, उसकी हत्या हो चुकी है। तो एक मिलना-जुलना, बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? और इसमें आपको क्या लगता है कि क्या प्रीति को ऐसा करना चाहिए था, या उनको कोई गार्ड रखना चाहिए था, या जो भी इसके अंदर पूरी कहानी में जो भी आपकी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।